स्वागत है आप सभी का ब्लू सी टीवी पर। आज के मैंगा एक्सप्लेनेशन को एंजॉय जरूर करना, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंगा की स्टार्टिंग में हमें 2035 का सीन दिखाया जाता है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि एक असल दुनिया जैसी एक और दुनिया बना दी गई थी, जिसका नाम था कनेक्ट। इस गेम के जरिए मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप जैसी चीजें एक्सपीरियंस की जा सकती थी, और यही वजह थी कि इसने काफी ज्यादा लोगों की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। तभी अगले ही मोमेंट हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिस पर सामने से कोई अटैक करता है, और ये बंदा और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका रियल नेम बे दोह्युन और निक नेम क्रैश है। अगले ही सीन में एनिमीज में से एक बंदा कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, वो अकेला है, सब एक साथ अटैक करो, और सब मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। और हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि वो इस गेम में 13वें नंबर पर रैंक करता है और उसकी क्लास साइकोकिनेटिक है। तभी एमसी एक ही ब्लो में सबको खत्म कर देता है, पर बचे हुए आर्चर्स एमसी पर अटैक करते हैं और एमसी अपने पावर का यूज करते हुए एरोज को हवा में ही रोक देता है और उन एरोज को कंट्रोल करते हुए वापस उन्हीं पर फायर कर देता है। तभी सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि एमसी ने अपने पावर का यूज किया और अपने आसपास पड़े वेपन्स को कंट्रोल करते हुए फिर से फायर कर देता है और सब मारे जाते हैं। अगले सीन में एमसी कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आती है, जो एक बूढ़े आदमी की होती है। वो आदमी कहता है कि गॉड ने कहा था सेवियर्स इस दुनिया को बचाने आएंगे, मगर तुम सब तो सिर्फ लड़ना जानते हो, मदद करना नहीं। आउटसाइडर, मुझे बताओ तुम सब ने इस दुनिया को तबाह क्यों किया? क्यों तुम सब ने शहरों को जलाया, मासूमों को मारा और उन्हें अपना स्लेव बनाया? एमसी जवाब देते हुए कहता है, ओल्ड मैन, मुझे दोष ना दो, ये सब उस गिल्ड ने किया है जो एम्पायर के साथ है, और उसके गले से लॉकेट निकाल लेता है। तभी एमसी को पता चल जाता है कि गिल्ड मेंबर्स यहाँ पहुंच चुके हैं। वो आगे बढ़ने लगता है, पर वो आदमी मरते हुए कहता है कि जो तुम सब ने किया है उसका भुगतान तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। अगले सीन में मैन कैरेक्टर उस लॉकेट का यूज करते हुए एक खुफिया रास्ते को खोल देता है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो इतना कहता ही है, पर वो सामने देखकर हैरान हो जाता है। सामने हमें 3 माइथिकल आइटम्स दिखाए जाते हैं। वो अपने मन में कहता है कि ये तीनों कनेक्ट के फर्स्ट मिथिकल आइटम्स हैं, और हमें बताया जाता है कि 5 साल पहले मेजर गिल्ड्स ने एम्पायर के साथ हाथ मिला लिया और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीन फिर से प्रेजेंट में चेंज होता है और यहाँ एमसी सोच रहा होता है, पिछले 6 महीने में मैंने जो कुछ भी किया वो सब इन आइटम्स के लिए किया। एमसी कहता है कि अब कनेक्ट का पूरा कंट्रोल मेजर गिल्ड्स के पास है और मैं टॉप 100 सोलो प्लेयर्स में से अकेला बचा हूँ। एमसी उन आइटम्स को अपनी इन्वेंटरी में स्टोर कर लेता है और सोचता है कि मुझे उनके यहाँ पहुंचने से पहले निकलना होगा। अगर गिल्ड को पता चला कि मुझे ये आइटम्स मिल चुके हैं तो गिल्ड को बहुत ज्यादा दर्द करेगा। जब एमसी वहां से जा ही रहा होता है कि उसे एक गेम कार्ट्रिज दिखाई देता है और वो उसे उठा लेता है, पर तभी उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। वो कहता है, कनेक्शन एरर, मगर कैसे? तभी सीन रियल वर्ल्ड में शिफ्ट होता है। एक आदमी कहता है कि हिलना बंद करो। हम देखते हैं कि एमसी का खून बह रहा है। सामने से एक आदमी कहता है, तुम इतना हिल क्यों रहे हो? शांति से क्यों नहीं मरना चाहते? एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये लोग रियल वर्ल्ड में ये सब करेंगे। उनमें से एक आदमी कॉल पर बात करते हुए कहता है, हाँ प्रेसिडेंट, हमने उसे पकड़ लिया है, क्या आप उसे जिंदा चाहते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। उसका साथी पूछता है कि प्रेसिडेंट ने क्या कहा? वो कहता है, इसे खत्म कर दो, प्रेसिडेंट बस इसका सर चाहते हैं। वो एमसी की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा, तुम गेम में अच्छे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं? एमसी डर जाता है, कहता है, नहीं प्लीज, मगर वो लोग उसका चेहरा ढक देते हैं और वे लोग एक नाइफ निकालते हैं। एमसी सोच रहा होता है, क्या ये एक गेम के लिए मुझे मार देंगे? क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? और तभी उसे आवाज आती है, सर सर आप। एमसी अपनी आंखें खोलता है और जोर से चिल्लाता है। वो सोचता है कि अभी यहाँ क्या हुआ, मुझे लगा उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। साइड से एक मेड कहती है, सर राहुल, क्या आप ठीक हैं? एमसी मन में सोचता है, क्या राहुल? वो देखता है कि मेड के सर पर उसे लेवल स्टेटस दिखाई दे रहा है। मेड कहती है, क्या आप बीमार हैं? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं?
पर एएमसी अभी भी सोच रहा होता है, ये क्या? मुझे लगता है मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं जो शायद मैं आसानी से देख नहीं सकता। तभी एएमसी को सिस्टम विंडो शो होता है जो बताता है कि सोल शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और करंट नंबर ऑफ यूजर 1 है। एएमसी कहता है, यूजर, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? इसका मतलब ये कनेक्ट के अंदर की दुनिया है। एएमसी मन में कहता है कि मैं इसे महसूस कर सकता हूं, ये उससे बहुत अलग है जब मैं क्रैश था। फिर हमें सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया जाता है जो एक तरह से कनेक्शन का लेवल होता है। जिसका जितना ज्यादा अच्छा कनेक्शन होगा वह कनेक्ट में उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। नॉर्मल प्लेयर्स 30% तक सिंक्रोनाइजेशन कर पाते हैं, पर एएमसी का 90% के पास था। गिल्ड्स के अपीयर होने से पहले एएमसी 10 साल तक रैंक 1 पर रहा था और अब एएमसी मन में कहता है, पर अब मेरे पास वो बॉडी नहीं है, अब इसका कोई फायदा नहीं। सिस्टम ने बताया था कि इस दुनिया में मैं अभी के लिए अकेला यूजर हूं, इसका मतलब मैं अपनी इन्वेंट्री को अभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तभी सिस्टम विंडो पॉप अप होती है और इंफॉर्मेशन स्कैन होने लग जाती है। फिर सिस्टम इंफॉर्मेशन अपडेट करने लगता है। एएमसी कहता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी की इंफॉर्मेशन और पावर्स के साथ फिर से स्ट्रांग बन जाऊंगा। इंफॉर्मेशन अपडेट के कारण एएमसी को पता चलता है कि मेरा नाम राउल एस्थोन है और मैं रूबन किंगडम के 5th काउंट एस्टन का यंगेस्ट सन हूं। तभी एएमसी को याद आता है कि एस्टन तो वही शहर है जो कनेक्ट के अंदर सबसे पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें बताया जाता है एस्टन काउंटी रूबन किंगडम के ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में से एक है और यहाँ के जो काउंट थे उनका सबसे बड़ा बेटा अचानक मारा गया और दूसरा बेटा लापता हो गया। इसी दौरान बैरियर टूट गए और मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और मैं इसी फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ, राउल एस्टन। फिर एएमसी कहता है कि ये खूबसूरत शहर अगले 3 सालों में तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। एएमसी मन में कहता है कि जब मैं क्रैश था तो मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये मेरा आखिरी चांस है और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो यह बहुत बुरा होगा। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे स्ट्रांग बनना होगा। आज से 1 महीने बाद एस्टन काउंट की ट्रेडिशनल एज सेरेमनी शुरू होगी और अगर मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंच गया तो मैं किंगडम की एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा और स्ट्रांग बनकर मैं अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। इस दौरान एएमसी अपनी तलवार उठाता है और कुछ स्विंग्स करता है और थककर नीचे गिर जाता है। एएमसी कहता है, ये बॉडी इतनी कमजोर क्यों है? एएमसी देखता है कि इस बॉडी का लेवल 5 है जो मेड के लेवल से सिर्फ 2 लेवल ज्यादा है। लगता है मुझे टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 महीने बाद, यानी टूर्नामेंट के दिन पर, जहां एएमसी सोच रहा होता है, क्या इतने सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे? क्या मुझे इन सब से लड़ना होगा? और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एएमसी ट्रेन कर रहा होता है और वह 10 मिनट में ही थक कर गिर जाता है। प्रेजेंट में एएमसी सोच रहा होता है कि पिछले 1 महीने से मैं इस क्वालिफायर एग्जाम को पास करने के लिए ट्रेन कर रहा था और इस दौरान मेरा लेवल भी 13 हो गया और मेरा स्टैमिना भी बढ़ गया। रही बात इस टूर्नामेंट की, तो इसके लिए मेरे पास वो प्लान्स भी तो है। और वो इतना कहता ही है कि तभी उसके पीछे से कोई अटैक कर देता है, पर एएमसी उसे डॉच कर लेता है। वह बंदा कहता है, ओप्स, सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया। प्रेशियस नोबल, बाय एनी चांस, क्या तुम यहाँ टूर्नामेंट के लिए आए हो? एएमसी मन में सोच रहा होता है कि इसका नाम डियॉन है और जो 2 बंदे इसके साथ हैं वो इसके कजिन्स हैं। डियॉन कहता है, मुझे लगा तुम अपने कमरे में बैठे रो रहे होंगे। और यहाँ एएमसी अभी भी सोच रहा होता है, ये बंदा मेरे वाइस काउंट अंकल ऑस्टिन्स का दूसरा बेटा है, मतलब ये मेरा कजन है। इसने मुझे स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग के दौरान बुली किया था। मेरे इंस्ट्रक्टर और मेरे फादर ने वो सब होने दिया, क्योंकि फैमिली का मोटो ही कुछ ऐसा था कि ट्रेन ऐसे करो जैसे असली लड़ाई हो रही हो। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सभी इक्वल हैं, कोई भी आपकी इंजरीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। एएमसी कहता है कि ये बंदा तो सिर्फ एक स्कमबैग है जो अपने से कमजोरों को बुली करता है। सामने से डियॉन कहता है, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी एक हड्डी नहीं, तुम्हारे शरीर की हर एक हड्डी तोड़ूंगा। डियॉन का कजन कहता है, इसे जाने दो वरना ये फिर से रोने लगेगा, और वे लोग भी वहां से जाने लगते हैं। एएमसी मन में सोच रहा होता है कि
डियोन के इस टूर्नामेंट को जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। वे लोग एमसी पर हंस रहे होते हैं। एमसी कहता है, हंस लो जब तक तुम हंस सकते हो, क्योंकि फाइनल्स में मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है काउंट के मेंशन पर, जहां एक सर्वेंट किसी से कहता है, सर ये आज के टूर्नामेंट की रिपोर्ट्स हैं। सामने से वो कहता है, लाओ रिपोर्ट मुझे दो, क्या इसमें कुछ देखने लायक है? वह बंदा रिपोर्ट पकड़ता है और सर्वेंट से पूछता है, राहुल इस वक्त कहाँ है? सर्वेंट जवाब देता है, सर राहुल खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। लगता है उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ आज टूर्नामेंट क्वालिफायर एग्जाम पास करने में लगा दी। वह बंदा सर्वेंट से कहता है, तुम अब यहां से जा सकते हो। यह बंदा और कोई नहीं, काउंट मेल्विन एस्टन है, यानी एमसी के फादर। सर्वेंट के जाते ही काउंट जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या ये मेरा ही बेटा है? उसने कर दिखाया। हमें रिपोर्ट दिखाई जाती है जहां एमसी ने क्वालिफायर एग्जाम पास कर लिया था। काउंट कहते हैं, मैंने उसे ट्रेनिंग करने के लिए कभी फोर्स नहीं किया, क्योंकि वह अपने बाकी भाइयों से बहुत कमजोर था। पर उसने टूर्नामेंट से 1 महीने पहले ट्रेन करना शुरू किया। पहले दिन तो वह 10 मिनट में ही थक गया था, पर उसने हार नहीं मानी। मुझे पता है उसकी वीक बॉडी के कारण उसे स्वॉर्डमैनशिप ट्रेनिंग में बुली किया जाता था, पर मुझे लगा अगर मैंने उसकी मदद की तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। मुझे उस पल का इंतजार था जब वो अपने लिए खड़ा होगा, पर उसने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया। काउंट कहते हैं कि जब फाइनल्स खत्म हो जाएंगे तो मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है फाइनल्स के दिन पर, जहां ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, तुम क्या कर रहे हो? दूसरा कहता है, इसे थोड़ा मजेदार बनाओ, मैच को लंबा खींचना बंद करो और इसे खत्म करो। हमें एक सोर्ड्समैन दिखाया जाता है जो मन में कहता है, ये कमजोर अभी तक थक कर गिरा क्यों नहीं? इस बंदे के सामने और कोई नहीं हमारा एमसी होता है। एमसी की फाइट शुरू हो चुकी है। तभी सामने वाला बंदा एमसी पर जोर से अटैक करता है, पर एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि एमसी 4 कदम पीछे चला जाता है। सारी ऑडियंस चौंक जाती है। ऑडियंस में से कोई कहता है, देखो उसने अटैक फिर से ब्लॉक कर दिया, ये ऐसा और कितनी बार करेगा? वो काफी देर से उसके अटैक झेल रहा है। सामने वाले सोर्ड्समैन को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करते हुए कहता है, यू रैट, तुम हमेशा के लिए इस तरह भाग नहीं सकते। वो फिर से अटैक करता है और कहता है, क्या तुम्हें काउंट के फैमिली मेंबर होने के बाद भी इस तरह लड़ने में शर्म नहीं आती? पर एमसी उसका अटैक फिर से ब्लॉक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। वह एमसी पर फिर से जोर से अटैक करता है, पर एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है और एमसी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका है। एमसी अपनी पोजीशन बरकरार रखता है और ऑडियंस में से कोई कहता है, इसे खत्म कर दो एडमंड, मैंने तुम पर अपनी सैलरी बेट की है। सोर्ड्समैन जिसका नाम एडमंड है, वह कहता है, मैंने अब बहुत झेल लिया, मैं अब इसे खत्म कर दूंगा, और वो अपना मूव यूज करने लगता है। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, ये तो माना सोर्ड है। दूसरा कहता है, एमसी को ये डॉच करना होगा वरना वो मारा जाएगा। वह सोर्ड्समैन एमसी पर अटैक करता है, पर सोर्ड्समैन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एमसी उसके अटैक को डॉच नहीं कर रहा होता। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और एक धमाका होता है। सारी ऑडियंस सस्पेंस में होती है, धूल हटती है और रेफरी कहता है, मैच खत्म हो चुका है और विनर राहुल है। यानी एमसी ऑडियंस ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, थर्ड सन जीत गया, ऐसा नहीं हो सकता। सोर्ड्समैन कहता है, मुझे यह मंजूर नहीं है, वो विनर कैसे हो सकता है? अगर तुम बीच में नहीं आते। रेफरी उसे टोकते हुए कहता है, तुम कितने बेवकूफ हो, अपनी गर्दन पर देखो, अगर मैंने मैच ना रोका होता तो अब तक तुम खत्म हो चुके होते। सोर्ड्समैन मन में कहता है, तो इसका मतलब ये यूं ही नहीं कैच दिया था, ये मेरी गर्दन के लिए एम कर रहा था। एडमंड डर जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। एमसी कहता है, एडमंड, लगता है मुझे तुमसे टूर्नामेंट के बाद बात करनी होगी। तुमने काउंटी को डिसरिस्पेक्ट जो किया है। सीन शिफ्ट होता है मेंशन पर, जहां राहुल अपने कमरे में एंटर कर रहा होता है। मेड कहती है, रेस्ट वेल सर। एमसी अपने कमरे में शांत खड़ा होता है और डोर बंद होते ही जोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाता है और कहता है, मैं सच में जीत गया। वह सिस्टम विंडो ओपन करता है और कहता है, स्टेटस। तभी स्टेटस विंडो ओपन होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एमसी की स्वॉर्डमैनशिप मास्टरी लेवल 9 हो चुका है।
एएमसी मन में कहता है, मेरा प्लान काम कर गया। सिस्टम के गेम फीचर्स की वजह से मुझे एक्सपी और अपने से स्ट्रांग बंदे से फाइट करने पर मास्टरी मिलती है। जितनी ज़्यादा देर तक मैं अपने से ज़्यादा स्ट्रांग बंदे से फाइट करूंगा, उतनी ही एक्सपी मुझे मिलेगी। मेरा प्लान काम किया क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस मल्टीप्लायर था जो मुझे हार्ड कोर मोड सिलेक्ट करने पर मिला था। गाइज, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में हार्ड कोर का मतलब है कि आपका सर्वाइव करने के चांस बहुत कम है। एमसी कहता है, मैं शुरुआत में इस चीज़ के अगेंस्ट था, पर अगर मैं नॉर्मल मोड में होता तो 1 महीने में मैं इतना लेवल अप नहीं कर पाता। अच्छी बात यह है कि मेरे पास 5 यूनिक ट्रेड्स है, जिसमें से साइकोकिनेटिक वो ट्रेड है जो क्रैश के पास था। रॉयल लाइन एज राहुल का ट्रेड है। बाकी के ट्रेड्स लेवल अप करने पर अनलॉक होंगे। अगले सीन में एमसी मन में कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। वह अपना हाथ सिस्टम विंडो की तरफ बढ़ता है और कहता है, अगले टूर्नामेंट मैचेस में। इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है टूर्नामेंट ग्राउंड पर, जहां एएमसी ने एक और मैच जीत लिया। सभी ऑडियंस विनर राहुल चिल्ला रही होती है। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, यंगेस्ट सन तो ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया। दूसरा कहता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ लकी है, शायद वह कोई ट्रिक का यूज़ कर रहा है। दूसरा कहता है, पर यह इम्पॉसिबल है। एमसी सबकी बातों को सुनता है और मन में कहता है, अभी तो इन लोगों को प्लेयर्स की पावर के बारे में पता ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी अपने कमरे में एंटर करते हुए सोच रहा होता है, इस दुनिया में जब तक प्लेयर्स नहीं आते, इस बात को सीक्रेट रखना अच्छा होगा कि मैं साइकोकिनेसिस यूज कर सकता हूं, और ये मैं आसानी से कर सकता हूं अपनी एक्ट्स की मदद से। तभी कमरे के बाहर से आवाज आती है, सर मैं आइवान। एमसी जवाब देता है, कम इन। वह अंदर आता है और एमसी से पूछता है, क्या आपको कहीं चोट लगी है। एमसी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और अगर मुझे चोट लगती भी है तो प्रीस्ट्स और हीलर्स वहां पहले से ही होते हैं। सर्वेंट इवन जवाब में कहता है, फिर भी आप बिल्कुल भी डील मत छोड़ना। एमसी कहता है, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। एमसी मन में कहता है, ये तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं, पर मुझे अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कभी फील नहीं हुआ। एमसी आइवान से कहता है, उस चीज का क्या हुआ जिसके लिए मैंने आपसे कहा था। वह जवाब देता है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, पर क्या आप इसके बारे में श्योर हैं। सर डियोन आइवान को बीच में रोकते हुए एमसी कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। आइवान कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर, मैं अब यहां से चलता हूं। आइवान वहां से जाते हुए मन में कहता है, राहुल का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल काउंट के कॉन्फिडेंस जितना है, पर अब की बार उनके ओपोनेंट सर डियोन है, जो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी मन में सोच रहा है, ये कितने का है। एस्टन काउंटीज बेटिंग सिस्टम। फिर हमें बताया जाता है कि काउंटी ने टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए एक लीगल बाउंटी सिस्टम बनाया है, और जो बेट्स होती है उनका पैसा भी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है। एमसी मन में कहता है, ये फैमिली में मेरी जगह बनाने के लिए काफ़ी होगा। अब सिर्फ एक चीज़ बची है, इस टूर्नामेंट को जितना। सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट के फाइनल्स पर। साइड से रेफरी कहता है, फाइनल मैच शुरू करो। एमसी और डियोन अपनी पोजीशन लेते हैं। ऑडियंस में से कोई कहता है, यंगेस्ट सन, डियोन से हारने के लिए तैयार हो जाओ। कोर्ट कहता है, अपनी स्किल्स का यूज करके डियोन को हर दो। डियोन एमसी से कहता है, हे वीकलिंग, मुझे नहीं पता तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, पर अब मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि तुम्हारा यहाँ तक आने का डिसीजन सबसे बुरा था। जो लोग तुम्हें चीयर कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम किसी काम के नहीं। वह सीन देखने लायक होगा जब मैं तुम्हारी टांगें अलग कर दूंगा। पर हमारे एमसी को तो डियोन की बातों से नींद आने लगती है। एमसी कहता है, क्या तुम्हें यूं ही बड़बड़ाना था। एमसी की बात सुनकर डियोन को गुस्सा आ जाता है। डियोन गुस्से में अपना माना रिलीज करता है। ऑडियंस में से कोई कहता है, उसका माना ओवरफ्लो कर रहा है, राहुल अब इसके सामने टिक नहीं पाएगा। पर एमसी मन में कहता है, ये फालतू में ही अकड़ रहा है, जबकि इसके टैलेंट का लेवल सिर्फ बी है और यही इसकी लिमिट है। रेफरी कहता है, फाइनल मैच शुरू करो। डियोन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, डरपोक। तभी एमसी अचानक जंप करता है। डियोन चौंक जाता है, पर वह एमसी का अटैक ब्लॉक कर लेता है। दोनों की सोर्ड्स आपस में भिड़ रही होती हैं। एमसी अपनी स्ट्रेंथ यूज करता है, जिससे डियोन पीछे चला जाता है। एमसी मन में कहता है, इसकी इलास्टिसिटी तो जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे भी कम है। दोनों लगातार अटैक कर रहे होते हैं। एमसी कहता है,
इसकी स्ट्रेंथ जितनी भी हो, पर मैं इसके अटैक्स आसानी से देख सकता हूँ। डियोन कहता है, मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा। डियोन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एएमसी उसको अपने पैर में फंसाकर गिरा देता है। एएमसी मन में कहता है, अगर कोई नोबेल बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सवर्ड पकड़ता है तो वह ना के बराबर ही है। जो पास्ट वाला राहुल था, उसे इसी बंदे ने बुली किया था। डियोन को फिर से गुस्सा आता है और वह माना सोर्ड का उसे करने लगता है। एमसी मन में कहता है, ये बंदा अपनी बॉडी के माना को सिर्फ माना सोर्ड के लिए उसे करना जानता है। पर एमसी आती है और अटैक करता है, जिससे डियोन की सोर्ड दूर जाकर गिरती है। एमसी फाइनल अटैक के लिए पोजीशन लेता है और कहता है, तुम बहुत बोरिंग हो डियोन, आखिर में तुम कुछ नहीं हो। डियोन को फिर से गुस्सा आता है। वह खड़ा होकर अपनी तलवार की तरफ भागता है। एमसी फिर से उसे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें बार बार गुस्सा आना, सेम ट्रिक में बार बार फंसना। एक बार देखो खुद को, तुम सिर्फ वाइस काउंटी ऑस्टिन के नाम पर धब्बे हो। डियोन को फिर से गुस्सा आता है और वह एमसी की तरफ बढ़ता है, पर एमसी उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और डियोन डाउन हो जाता है और ऑडियंस हैरान हो जाती है। कोई कहता है, क्या यह वही राहुल है? एमसी रेफरी से कहता है, मेरा ओपोनेंट डाउन है, क्या तुम अभी भी मैच को कंटिन्यू करना चाहते हो? रेफरी अनाउंस करता है कि इस टूर्नामेंट के विनर राहुल एस्टन है। एक बंदा मक को चीयर अप करते हुए कहता है, यंग मास्टर, मुझे पता था आप ये कर सकते हैं। एमसी मन में कहता है, मैं खुश हूं कि मैं जीत गया, पर ऑस्टिन का स्टेमिना खत्म होने की वजह से एमसी वहीं जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम एमसी को क्वेस्ट कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड देता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमसी कहता है, अच्छा है, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। फाइनली मैं अब किंगडम एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है काउंट और सर्वेंट आइवन की तरफ, जहां सर्वेंट कहता है, मुझे यंग मास्टर पर गर्व है, इतनी प्रोग्रेस उन्होंने सिर्फ 1 महीने में कर ली। काउंट मन में कहते हैं, अगर यह 1 महीने में इतना प्रोग्रेस कर सकता है कि ये डियोन के साथ खेल सके तो ये एक जीनियस है। पर काउंट इतना कहकर रुक जाते हैं। एमसी अपने फादर यानी काउंट की तरफ देखता है और खुश होते हुए अपने फादर की तरफ इशारा करता है और सोच रहा होता है, अब शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं एकेडमी ज्वाइन करने के लायक हो चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है काउंट के ऑफिस पर। काउंट कहते हैं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। एमसी कहता है, पर क्यों? मुझे तो लगा था अगर मैं सेमीफाइनल्स तक भी पहुंच गया तो मैं एकेडमी ज्वाइन कर पाऊंगा। काउंट कहते हैं, पर वह जरूरी नहीं। जैसा कि मैंने देखा है राहुल, आज के मैच के बाद तुम गिर गए थे। मुझे लग रहा है तुम्हें अभी और ज्यादा वक्त की जरूरत है। एमसी कहता है, सोर्ड के बारे में सीखना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और क्या आप भी हमेशा यही नहीं कहते? मैं एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं और ज्यादा सीखने के लिए, और आपने भी तो यही कहा था। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। काउंट मन में कहता है, यह सच में बड़ा हो गया है। चलो ठीक है, पर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर जाना होगा। ये कहते हुए काउंट अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। वह अपनी बेयर स्ट्राइक का यूज करने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा माय सन। अब बताओ तुम क्या करोगे? अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी एकेडमी जाने के लिए कैरेज में बैठा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां एमसी और काउंट आपस में लड़ रहे होते हैं। राहुल कहता है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। राहुल काउंट पर अटैक करता है और ये तो ऑब्वियस सी बात है। काउंट उसका अटैक ब्लॉक कर लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल स्वॉर्ड स्किल क्या होती है। तभी काउंट एमसी को स्ट्राइक करते हैं। एमसी कहता है, उस स्ट्राइक से मैं वही ढेर हो गया। फादर ने कहा था ये उनकी स्ट्रेंथ का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पर मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था। फिर एमसी मन में सोच रहा होता है, जो 5th काउंटी लॉर्ड थे वो वर्ल्ड ऑफ कनेक्ट के स्टार्ट होते ही मारे गए थे और उसके बाद काउंटी बर्बाद हो गई, और उसी बर्बादी को रोकने के लिए फादर को जिंदा रहना ही पड़ा। एमसी मन में कहता है, मुझे उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा। आखिर उन्होंने मुझे जाने जो दिया है। मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहां काउंट विंडो से एमसी को जाते हुए देख रहे हैं। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां काउंट और एमसी लड़ रहे होते हैं। काउंट कहते हैं, तुम अब हार मान लो, और कितनी बार ट्राई करोगे? एमसी जवाब में कहता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। काउंट स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
तुम फैमिली की डिग्निटी के लायक हो, आओ और मुझ पर अटैक करो। एमसी आगे बढ़ता है और अपनी साइकोकिनेसिस का यूज करता है। काउंट हैरान होते हुए मन में कहते हैं, ये क्या? सोर्ड की ट्रैजेक्टरी बीच हवा में कैसे चेंज हुई? उस अटैक से काउंट के गाल पर एक कट लग गया था। एमसी मन में कहता है, अपनी साइकोकिनेसिस यूज करने के बावजूद मैं सिर्फ एक छोटा सा कट ही लगा पाया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। काउंट कहते हैं, शायद अब मुझे मान लेना चाहिए, राहुल अब एक छोटा बच्चा नहीं है, वो एक प्राउड सोर्ड्समैन है। काउंट कहते हैं, जाओ राहुल और दुनिया को जानो। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जहां वह किसी से बात करते हुए कहता है, सर फिलिप, हम अपनी मंजिल से कितना दूर हैं? तभी हमें फिलिप का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिप जवाब देते हुए कहते हैं, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम 5 दिनों में पहुंच जाएंगे। क्या हमें और तेज चलना चाहिए? एमसी जवाब में कहता है, नहीं, हमें सोल्जर्स को बीच बीच में ट्रेन करने की भी जरूरत है। हम इसी स्पीड से चलेंगे। फिलिप कहता है, अंडरस्टूड। एमसी मन में कहता है, मुझे और मेरे सर्वेंट्स को मिलाकर हम टोटल 50 लोग हैं, जिनमें से 3 नियमित राजा हैं, जिनमें से 1 फिलिप है, 6 प्रशिक्षित राजा हैं, 15 प्रशिक्षित और 20 कैवलरी है। और इन सब के पास ग्रेड बी या उससे ज्यादा का पोटेंशियल टैलेंट है और इनके स्किल लेवल भी बुरे नहीं हैं, पर अभी भी इन्हें और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। साइड से एक बंदा कहता है, यंग मास्टर, कैरेज की मेंटेनेंस पूरी हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एमसी जवाब में कहता है, ओके, गुड वर्क जैक। जेक कहता है, क्या हमारा इतने सारे लोगों को वहां 1 महीने के लिए ले जाने की जरूरत है? जैक को बीच में रोकते हुए फिलिप कहता है, क्वेश्चन पूछना बंद करो, ये यंग मास्टर के ऑर्डर्स हैं। एमसी कहता है, जब हम वहां पहुंचेंगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तभी हमें फ्री सिटी मीरा के बारे में बताया जाता है और प्लेयर्स ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के बाद इसी सिटी में जाएंगे, क्योंकि इस सिटी में बहुत सारे क्वेस्ट्स और हिडन आइटम हैं और सबसे बड़ी बात, इस सिटी में इन्फिनिट रिसोर्सेज है, जिसके लिए प्लेयर्स पागल हो जाएंगे। फिर हमें गॉड्स डोमेन के बारे में बताया जाता है, जो मॉन्स्टर्स से भरी है। यहाँ प्लेयर्स ग्राइंड कर सकते हैं और यही वजह है कि एमसी सबको यहाँ लेकर आया है। वो सोल्जर्स को ग्राइंडिंग जोन में लाया है ताकि वे जल्दी लेवल अप कर पाए। सीन एमसी पर शिफ्ट होता है। एमसी कहता है, परफेक्ट प्लान। तभी हमें सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। मन में कहता है, वाह, सिटी में एंटर करते ही क्वेस्ट शुरू हो गया। मुझे तो लगा था ऑफिशियल लॉन्च से पहले मैं इस तरह के फीचर यूज नहीं कर सकता। शायद मैं फ्यूचर में और भी फीचर्स अनलॉक कर पाऊँ। तभी साइड से जेक कहता है, सर राहुल, क्या आप मेयर से अभी मिलना चाहते हैं? एमसी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं उससे मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है इस बंदे पर, जो कि इस शहर का मेयर है, जिसका नाम रेनाल्डो है। मेयर किसी से पूछता है, कौन आया है? सामने वाला बंदा जवाब देता है, राहुल ऑस्टन। ऑस्टन काउंटी का सबसे छोटा बेटा 50 लोगों के साथ आपसे मिलने आया है। तीसरा बेटा जो कमजोर होने की वजह से फेमस है, वो यहाँ क्या करने आया है? हवा खाने? उन्हें अंदर आने दो, उनकी फैमिली मॉन्स्टर मटेरियल्स से पैसा कमाती है। मैं भी इस बच्चे से थोड़े पैसे कमा लूंगा। एमसी अंदर आता है और कहता है, नमस्ते मेयर रेनाल्डो। मेयर कहता है, वेलकम सर राहुल, मैं दिल से आपका मेरा सिटी में स्वागत करता हूँ। एमसी कहता है, थैंक यू। मेयर कहता है, चलिए बैठकर बात करते हैं। एमसी मन में कहता है, कितना चालाक आदमी है और इसके फेस पर भी फेक स्माइल है। अगले सीन में मेयर एमसी से पूछता है, सर राहुल, आप मायरा सिटी में क्या करने आए हैं? एमसी जवाब देता है, मैंने सुना है यहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह है ट्रेन करने के लिए। मेयर कहता है, फिर तो आप एकदम सही जगह आए हैं। मीरा एक सेफ जगह है ट्रेन करने के लिए। एमसी कहता है, मैं किसी मामूली जगह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे परमिशन चाहिए कर्स्ड फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए। मेयर चिल्लाता है, क्या कर्स्ड फॉरेस्ट? वो बहुत ही खतरनाक जगह है, खास करके आप जैसे वीकलिंग, मेरा मतलब यंगस्टर्स के लिए। एमसी कहता है, मुझे लगा ही था और कोई चॉइस नहीं है। ये जो 5 लाख सोने मैं आपको देने वाला था, ये मुझे कहीं और खर्च करने पड़ेंगे। मेयर हैरान हो जाता है, 5 लाख सोने? मेयर कहता है, सर राहुल, मैं तो मजाक कर रहा था। कर्स्ड फॉरेस्ट तो आपके लिए बहुत ही आसान जगह है। मैं आपको फॉरेस्ट में एंटर करने की परमिशन देता हूं।
एमसी कहता है, मुझे पता था आप जैसे जेनरस मेयर हमें परमिशन दे ही देंगे। एमसी मन में कहता है, अब तो बस एक ही काम बचा है, ग्राइंड करना और रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना। मैं जल्दी ही फिर से कनेक्ट के टॉप पर पहुंच जाऊंगा। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें मीरा सिटी का सीन दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि ये जो सिटी है ये बनाई गई है कनेक्ट के प्लेयर्स के रहने के लिए, और यहाँ पे अभी तक कोई भी प्लेयर नहीं है क्योंकि ये अभी के लिए एक बेटा सिस्टम है, और यहाँ पे सिर्फ जो वर्चुअल प्लेयर है वो मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। एमसी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बाकी लोग तो यहाँ के सिविलियंस हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये एक गेम है। एमसी बोलता है कि यहाँ पे प्लेयर्स के ना होने की वजह से ये जो सिटी है ये क्राइसिस से गुजर रही है। यहाँ पे बहुत सारे अकोमोडेशंस हैं, बहुत सारे लार्ज स्टोर्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी लार्ज गिल्ड्स भी हैं। साथ ही साथ बहुत सारी अदर फैसिलिटी भी हैं जो कि प्लेयर्स को डिस्पोर्ट करती है। इन सभी चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे लैंड के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रखे हैं। एमसी कहता है, टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा रियल पर्पस है यहाँ आने का वो है रियल एस्टेट। मतलब कि वो यहाँ पर यहाँ के लैंड को एकदम चीप प्राइस में लेगा, और हो ना हो बाद में इन हाउसेस को और इन लैंड्स को यूज किया जाएगा नोबल्स के द्वारा और गिल्ड्स के द्वारा प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ मैं एक सिंगल प्लेयर हूँ, लेकिन बाद में यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, तो वो यहाँ पर अपने लिए अपार्टमेंट भी ढूंढेंगे, और फ्यूचर में ये जो लैंड की कॉस्ट होगी ये अभी के टाइम से 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जब यहाँ पे एक बार प्लेयर्स आ जाएंगे तो यहाँ पे वॉर भी ज़रूर होगी, जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में किया था, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं वॉर में ही मारा गया था, और जिस टाइम पे वॉर हो रही थी उस टाइम पे जो बाकी के लोग होंगे वो लोग भी यहाँ मीरा में आएंगे शेल्टर के लिए, क्योंकि ये जो सिटी है ये गॉड के द्वारा ब्लेस की गई है। पास्ट में तो यहाँ ऐसा सीन था कि यहाँ पे सिर्फ ज़मीन को उधार देकर पैसा कमाया जाता था, लेकिन इतना इनफ नहीं है। अगर मैं आने वाली वॉर को कंसीडर करूं और यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियल रिस्क को कंसीडर करूं, तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी मेजर गिल्ड्स आएंगी, जिनमें से एक गिल्ड ने मुझे भी मरवाया था। साथ ही साथ में ऐसी कोई भी गिल्ड के अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ जो कि यहाँ की फाइनेंशियल पावर को इफेक्ट करें, जैसा मैंने पिछली बार अपनी पास्ट लाइफ में किया था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा डिफरेंटली चलूँगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एमसी जैक से कुछ पेपर में साइन करा रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी, लेकिन आखिर क्यों? राहुल उससे एकदम गुस्से में बोलता है कि जल्दी से इसमें साइन करो, तुम्हारे अलावा बाकी सब ने इसमें साइन कर दिए हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मेट आकर उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करती है और बोलती है कि सबके साइन कंफर्म हो चुके हैं, सर राहुल के भी, और टोटल हमारे पास 51 डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा एमसी का 51 लोगों का काफिला चला था। फिर उसके बाद राहुल बोलता है कि क्रिएटिंग और रजिस्टरिंग गिल्ड तो कंप्लीट हो चुकी है, और फिर उसके बाद वो बताता है कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट गिल्ड बनाई है, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं है, यहाँ की सबसे पहली गिल्ड और सबसे एडवांस्ड गिल्ड, और उसने इस गिल्ड का नाम भी फर्स्ट रखा होता है। हमें पता चलता है कि जो इसके बाकी के लोग होते हैं उन लोगों को भी सिस्टम की तरफ से असिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी अब ऑफिशियल गिल्ड के मेंबर्स हैं। अब उसके बाद हमें मीरा ब्रांच ऑफिस के बैटल एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो वहाँ उनका वेलकम करती है और बोलती है कि वेलकम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। एमसी उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ स्किल बुक्स को देखने आया हूँ, आखिर यहाँ पे हाईएस्ट रैंक क्या है जो कि यहाँ पे हो सकती है। हमें पता चलता है कि जो स्किल बुक होती है वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें अलग अलग टाइप की स्किल्स लिखी होती है, और अगर हम इस बुक को केयरफुली पढ़ेंगे तो जो इसमें रैंक्स होती है वो होती है रैंक एफ से रैंक एस। और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जो हमारा ब्रांच ऑफिस है वो ऑफर करता है सिर्फ रैंक सी की स्किल बुक्स को, और जो रैंक सी की स्किल बुक है वो परचेज की जा सकती है ओनली वीआईपी कस्टमर्स के द्वारा। राहुल उससे पूछता है कि आखिर वीआईपी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिसेप्शनिस्ट राहुल को बताती है कि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एसोसिएशन के क्वेस्ट और स्टैंक में परचेज करके, लेकिन जो आपको परचेज करना है
उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। राहुल उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बताओ मुझे आखिर उसके लिए कितने पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। वो राहुल को बताती है कि आपको टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन्स स्पेंड करने पड़ेंगे। राहुल बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा भी नहीं है, ये रहे, क्या मैं डी रैंक को पहले देख सकता हूँ। और वो इंस्टेंटली उसको सारे के सारे गोल्ड दे देता है। फिर उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि आपको आखिर स्किल बुक की कौन सी लाइन पहले देखनी है, स्वर्ड, बो, मैजिक या फिर शील्ड वाली। राहुल बोलता है सारी, मुझे सारी की सारी देखनी है। वहीं जो उसके साथ वाले बंदे होते हैं वो एकदम परेशान से हो गए होते हैं क्योंकि राहुल ने उनको कुछ ज्यादा ही बुक्स पकड़ा दी होती हैं। वो बंदा पूछता है कि सर राहुल, क्या हमें सच में इतनी सारी बुक्स की जरूरत है। राहुल भी उससे बोलता है कि आखिर तुम क्या समझते हो, क्या ये सब कुछ सिर्फ व्यर्थ है। अगर हम इन सारी स्किल बुक्स को पढ़ेंगे तो जो तुम्हारा लेवल होगा वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा और ज्यादा हाई होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुक्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन वो बंदा उससे पूछता है कि क्या हमें अपने लेवल को आगे बढ़ाने के लिए इन बुक्स की हेल्प लेनी ज़रूरी है। जो दूसरा बंदा उनके साथ आया होता है वो भी बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इस बात पर एग्री करता हूँ। हम लोगों को अगर अपना लेवल बढ़ाना ही था तो हम लोग पावर आर्मरर्स खरीद सकते थे, लेकिन हमने शायद इन बुक्स के ऊपर गलत पैसा खर्च किया। राहुल उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम कल तक सब कुछ जान जाओगे, अभी तुम ज्यादा चिंता मत करो और सिर्फ थोड़ा सा धीरज रखो। उसके बाद रात के टाइम पे राहुल अपने कमरे में बैठा होता है और उसके सामने वही सारी बुक्स होती हैं और वो बोल रहा होता है कि वैसे तो ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है और जो प्लेयर होता है उसके ऊपर कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे कि वो कितनी स्किल्स को यूज़ कर सकता है। नॉर्मल प्लेयर इतनी सारी वेरियस स्किल्स को साथ में यूज़ नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद जो राहुल होता है वो अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे वो बोलता है कि हे सिस्टम, मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे राहुल की बॉडी में उठा था तो मेरे पास 2 अननोन आइटम्स थे मेरी इन्वेंट्री में, और आखिर वो आइटम्स क्या थे। और मैं तब उन्हें क्लिक नहीं कर सकता था और ना ही उन्हें यूज़ कर सकता था, लेकिन कल जब मैंने वो क्वेस्ट पूरा किया तो उसके बाद मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। आखिर ये सब क्या माजरा है। और उतने में वहाँ पे कुछ अजीब सा होता है। राहुल देखता है कि जो उसकी बुक का माना होता है वो पूरा निकल के सिस्टम में जाने लग जाता है। राहुल बोलता है कि फाइनली ये वर्क कर गया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इन सब का माना साथ में एक ही बार में रजिस्टर कर दूं। और इतने में सारे की सारे बुक्स हवा में आने लग जाती है और जो माना होता है वो सारा का सारा एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाता है। वो बोलता है कि क्या आखिर इसने समझ लिया कि मैंने क्या कहा। मेरे ख्याल से ये सब कुछ काम कर गया। और फिर उसके बाद उसका सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि जो उसका क्वेस्ट था स्किल कलेक्टर वाला, वो क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसको जो रिवॉर्ड मिला होता है वो मिला होता है स्किल डेक्स, और भी उसको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले होते हैं। और फिर उसके बाद राहुल देखता है कि उसे जो रिवॉर्ड मिले होते हैं उसमें से एक होता है स्किल जिसका नाम होता है कॉपी कैट, यानी कि वो किसी की भी स्किल को शायद कॉपी कर सकता है, जो कि उसकी चांस को इंक्रीज करता है एक्वायरिंग स्किल्स फ्रॉम स्किल बुक के लिए। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को किसी भी स्किल बुक से कॉपी कर सकता है, मतलब कलेक्ट कर सकता है। इसकी जो स्किल कलेक्टर वाली बुक होती है उसका ग्रेड बहुत होता है, वो होता है एक्स ग्रेड, साथ ही साथ और भी कुछ होते हैं। अब मैं इतना ज्यादा तो क्या ही रीड कराऊं। राहुल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये पावर सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। मैं अब किसी की भी स्किल चुरा सकता हूं और किसी की भी स्किल को यूज कर सकता हूं। और वहीं जो उसको स्किल डेक्स वाला रिवॉर्ड मिला होता है उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन होता है कि ये कोई भी स्किल रिकॉर्ड कर सकता है और उसकी ट्रू पावर को रिगेन कर सकता है। मतलब वो कोई भी स्किल यूज कर सकता है कुछ समय के लिए। करंटली उसने 525 स्किल्स कलेक्ट की होती है। वो बोलता है कि मैं इसे पहले से ही जानता था। वो बोलता है कि ये वही मिथिकल आइटम है जो कि मरने से पहले मुझे मिला था। गाइस, आपको याद होगा चैप्टर 1 में हमने देखा था कि मरने से पहले उसको कुछ मिथिकल आइटम्स मिले थे, लेकिन उतने में वहाँ पे गेम कार्ट्रिज मिली थी और उसका कनेक्शन टूट गया और वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। और वो यही चीज़ें थीं जो कि उसे अब जाके मिली है। वो बोलता है कि बहुत सारे पार्ट्स मेरी पास्ट लाइफ के, जैसे मेरी साइकोकाइनेसिस की ट्रेड और
और भी चीज़ें मेरे साथ आई हैं, लेकिन जो ओनली चीज़ बची है वो है 3 ग्रेड एक्स ट्रेड्स जो कि मेरी इन्वेंट्री में थे, और साथ ही साथ एक स्पेशल आइटम भी जो कि मेरी इन्वेंट्री में था। वो बोलता है कि मैं कभी सोचता हूँ कि आखिर वो किस टाइप की पावर होल्ड करता होगा। और फिर उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके जितने भी टीममेट्स होते हैं, बाकी के 50 लोग, उन सभी को उनकी स्टेटस विंडो मिल गई होती है। लेकिन वो लोग तो यहाँ के नेटिव पीपल होते हैं, वो लोग प्लेयर्स नहीं होते हैं, तो वो स्टेटस विंडो को पहली बार देख रहे होते हैं। और उन सभी को लग रहा होता है कि वो कुछ गोस्ट वगैरह देख लिए हैं, और वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से प्रीस्ट के पास जाना पड़ेगा। वहीं हमें पता चलता है कि जो राहुल होता है वो पूरी रात भर नहीं सोया होता है, क्योंकि वो रात भर स्किल डेक्स को पढ़ रहा होता। और फिर वो बर्नार्ड नाम के एक बंदे से पूछता है कि क्या तुमसे मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही किया? वो बंदा बोलता है, हाँ, मैंने इन सबको वैसा ही समझाया जैसे आपने मुझे कहा था। फिर उसके बाद राहुल उससे पूछता है कि आखिर स्किल बुक कैसी थी, क्या तुमने उसे ट्राई करा? हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है बर्नार्ड, ये होता है एस्टन फैमिली का सर्वेंट और इवान का सन। ये बहुत लंबे टाइम से काउंटी के लिए काम करता है, और इसको इवान ने खुद ट्रेनिंग दी थी। इसकी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, और ये चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेता है। लेकिन एक और रीज़न है कि मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बर्नार्ड को चूज़ किया, और वो ये है कि उसके पास विंड को कंट्रोल करने की पावर है। मतलब इसको विंड वॉकर की पावर यूज़ करना आता है। उसका स्टेटस होता है लेवल 21 होता है। राहुल हमें बताता है कि इसके स्टेट्स तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके पास एक ग्रेट टैलेंट है, एक सर्वेंट बनने का। अब उसके बाद राहुल बर्नार्ड से बोलता है कि हे बर्नार्ड, चलो रेडी हो जाओ। बर्नार्ड बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन किस चीज़ के लिए? वो बोलता है कि हम यहाँ पे लीव कर रहे हैं। जितनी जल्दी नाइट्स को अच्छी वाली ट्रेनिंग मिल जाए, उतनी जल्दी हम ये प्लेस छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं गॉड्स डोमेन में, जो कि है कर्स फॉरेस्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि कुछ गोब्लिन्स होते हैं, और वो गोब्लिन हमारे राहुल के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो गोब्लिन्स अपनी पूरी पावर के साथ राहुल के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी राहुल को ऐसा लग रहा होता है जैसे इनके जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हैं। राहुल उनसे बोलता भी है कि इतने स्लो अटैक्स से क्या तुम मुझे हरा दोगे? और वो अकेले ही बहुत सारे गोब्लिन्स को निपटा रहा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम लोग इतने में ही हार गए? और हम लोग देखते हैं कि वहां पे गोब्लिन्स की पूरी आर्मी आ जाती है। वहीं उनका एक लीडर भी होता है, जो कि उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है कि सारे के सारे ह्यूमंस को मार दो। इवन दो यहाँ पर सिर्फ एक ह्यूमन था, जो कि अपना रोल है, लेकिन फिर भी पता नहीं इसने ऐसा क्यों बोला। और फिर वो एकदम गुस्से में उन गोब्लिन्स को राहुल के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। वो सारे के सारे गोब्लिन्स उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए राहुल की तरफ को आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमें थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, जहां पे हमें पता चलता है कि ये जो कर्स फॉरेस्ट है, इसको कहा जाता है गॉड्स डोमेन। हमें पता चलता है कि ये जो गॉड्स डोमेन है, ये ग्राइंडिंग जोन नहीं है, बल्कि ये एंटायर सिटी ऑफ मीरा के लिए स्टैंड करता है। अगर जो प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे हर्ट हो जाते हैं, मतलब उनको कुछ लग वग जाती है, तो उनको सिटी में हील किया जाता है। और अगर प्लेयर्स मर भी जाते हैं तो उनको सिटी में दोबारा रिवाइव किया जाता है। इसलिए ये जो सिटी है, ये हमारी ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट सेंटर है। और जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं, इनकी जो ब्लेसिंग्स है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर भी काम करती है। और इसलिए जो यहाँ के मॉन्स्टर्स होते हैं, उनको चाहे तुम कितना भी बार मार लो, उनके जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये जो कर्स फॉरेस्ट है, यहाँ पे ह्यूमंस को रिवाइव नहीं किया जाता है, और ये मॉन्स्टर्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर इस फॉरेस्ट से कोई भी मॉन्स्टर को हंट करके यहाँ से कुछ भी प्रेशियस आइटम्स अपने साथ ले जा रहे हैं, अगर तुम उन्हें आउटसाइड ले जाओगे तो वो जो आइटम्स होंगे वो एकदम राख में बदल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि तुम गॉड्स की प्रॉस्पेरिटी वाले आइटम्स को छुओ भी। लेकिन ये जितने भी रूल्स हैं, ये सारे के सारे रूल्स सिर्फ यहाँ के सिविलियंस के ऊपर काम करते हैं। हम जो कि प्लेयर्स हैं, जो दूसरे डायमेंशन से यहाँ पे आए हैं, हमारे ऊपर ये सब कुछ नियम नहीं लगते हैं। हम यहाँ से अगर मस्टर्स को मार के कोई भी आइटम कमाते हैं तो हम उसे फॉरेस्ट के आउटसाइड भी ले जा सकते हैं, और इसमें हमें सिस्टम का असिस्टेंस है।
जहां पे वो गोब्लिन मॉन्स्टर्स हमारे राहुल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और राहुल अकेला ही उन सारे के सारे गोब्लिन्स को निपटा रहा होता है। वहीं जो मॉन्स्टर उन सभी का हेड लग रहा है, वो मॉन्स्टर बोलता है कि आखिर ये कैसी पावर है इन ह्यूमंस के पास। और फिर उसके बाद राहुल अपनी साइकोकिनेसिस वाली पावर का भी यूज करता है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पावर होती है, इसकी मदद से वो जो रोल होता है वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब उसके बाद जो राहुल होता है वो उनके सारे के सारे वेपन्स को अपनी पावर की मदद से कंट्रोल करने लग जाता है। तो वो जो हेड मॉन्स्टर होता है वो और ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि जो हमारे राहुल के टीम के बाकी बंदे होते हैं वो सारे भी साइकोकिनेसिस वाली पावर को यूज कर पा रहे होते हैं। अब वहीं उन सभी को राहुल से ये ऑर्डर मिले होते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनकी बॉडी से ओएंगर को निकालना। और वहीं जो जेक होता है वो बोलता है कि शिट, मैं यहाँ तक मीरा तक सिर्फ ये काम करने नहीं आया था, मुझे तो लग रहा था कि हम जो ट्रेनिंग करेंगे उससे हमारी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, लेकिन आखिर हमें ये सब क्या करना पड़ रहा है। अब जब वो वहाँ से आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं तो राहुल बोलता है कि तुम सभी का शुक्रिया, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया और तुम लोग भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाओगे जब तुम उन स्टडी बुक्स को पढ़ पाओगे जिसमें कि बहुत सारी स्किल्स को मेंशन किया गया है। और वहीं एक बंदा बोलता है कि हाँ, ये एकदम सही बोल रहा है। और ये वही बंदा है जिसने बुक्स लाते टाइम हमारे राहुल से पूछा था कि आखिर तुम इतनी बुक्स का क्या कर रहे हो, तुम इसके बदले आर्मर्स वगैरह भी खरीद सकते थे। और फिर उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उन बुक्स को पढ़ने के बाद इस बंदे की स्किल्स थोड़ी बढ़ गई और वह एक अटैक से ही उस पूरे जॉम्बी को एकदम आधे में काट देता है। और फिर उसके बाद राहुल उससे बोलता है कि क्या अब तुम समझे उस समय मैंने पावर आर्मर की जगह बुक्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफर क्यों किया। और वही जो बंदा होता उसको रियलाइज़ हो जाता है। फिर अगले सीन में वो बोल रहा होता है कि मैंने इस स्किल को बहुत ज़्यादा जल्दी सीख लिया, आखिर यंग मास्टर ने इतनी स्ट्रेंज एबिलिटी कहाँ से सीखी होगी। अब उसके बाद वो अपने गिल्ड चैट को ओपन करता है, मतलब वही इन्वेंट्री टाइप की जो कि सारे मेंबर्स के पास अब आ चुकी थी। और वो देखते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो राहुल से भी बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आपने गिल्ड चैट देखा। और वही जो राहुल होता है वो भी एकदम शॉकिंग रिएक्शन में बोलता है, हाँ मैंने भी ये चीज़ देखी, हमें जल्द से जल्द मीरा सिटी में वापस जाना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि मीरा सिटी में जो अपने सोल्जर्स होते हैं उनके ऊपर किसी इंट्रूडर ने अटैक कर दिया होता है। उन इंट्रूड्स का जो हेड होता है वो बोलता है कि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा कठिन था कि तुम एस्टन फैमिली के किड्स यहाँ पे जा रहे हो, और वो भी कुछ बंदों को मार रहा होता है। वहीं वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी ब्रदर। उनमें से एक बंदा बोलता है कि हाँ, वैसे भी ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम थोड़ा संभल कर रहना। अब हमें पता चलता है कि ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है रमोन, और ये जो रमोन होता है ये होता है रेंडाल विस्काउंट का फर्स्ट सन, और इसके साथ में इसका भाई आया होता है जिसका नाम होता है जेरी, और ये होता है रेंडल विस्काउंट का सेकंड सन। और साथ ही साथ जो इसका तीसरा भाई होता है कैले, जो कि रेंडल विस्काउंट का थर्ड सन होता है। ये तीनों भाई अपनी आर्मी के साथ इस जगह पर आए होते हैं। वहीं जिन बंदों को ये पीट रहे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम इस चीज़ के ऊपर बहुत जल्दी रिग्रेट करोगे, जो हमारे मास्टर हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन ये सुनते ही उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मार देता है। लेकिन ये बंदा अभी भी मरा नहीं होता है, और जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अपने मास्टर से बोलो कि जल्दी से यहाँ पर आए, हमने भी उनसे अपना कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। वहीं वो अपने मन ही मन में ऐसा भी सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि हम जितने भी लोगों को मार रहे हैं वो सारे के सारे लोग दोबारा रिवाइव हो जा रहे हैं। वहीं जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि आने दो राहुल को, उसको तो हम लोग ऐसे ही संभाल लेंगे। एक भाई बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जो फ्री सिटी होती है उसमें कोई भी ब्रदर्स, मतलब एक फैमिली जो नोबल फैमिलीज़ के ब्रदर होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्वॉर्ड्स नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि लेकिन आखिर इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग कह देंगे कि हमने ये सब कुछ करा ही नहीं, वैसे भी कौन है जो हमसे इस बारे में पूछने वाला है।
और वैसे भी हमें हमारे मकसद को पूरा करना है, जो कि है एस्टन फैमिली को क्रश करना। और जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो हमें इसके बदले में ज़रूर कम्प्लीमेंट करेंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब वो सुनेंगे कि हमने एस्टन फैमिली को पूरी तरीके से क्रश कर दिया है। और ये सब कुछ चल ही रहा होता है, उतने में हम अचानक से देखते हैं कि उसका जो एक भाई होता है उसके ऊपर बहुत खतरनाक वाला अटैक हुआ होता है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पे आ चुका होता है अपना राहुल। राहुल बोलता है कि आखिर ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो बोलता है कि यह जो तुमने एस्टन काउंटी के खिलाफ ऑफेंस किया है, इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह कीमत सिर्फ तुम्हारी डेथ नहीं होगी, बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा कुछ बढ़ के होगी। एंड गाइस, यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि राहुल, तू पागल हो गया है क्या? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने रेंडाल फैमिली के सन को छुआ? वहीं उनका जो दूसरा साथी होता है वो बोलता है कि आखिर जो हमारे नाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं और ये आखिर यहाँ पे कैसे आ पाया। वहीं हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो जैक और उसके बाकी साथी होते हैं उन सारे के सारे बंदों ने नाइट्स को घेर लिया होता है। और वहीं जो उनके रेंडाल फैमिली के नाइट्स होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है ये एस्टन फैमिली की मेन फोर्स है। वहीं जो अपना जैक होता है वो बोलता है कि हमने रंडाल के सारे नाइट्स को सराउंड कर लिया है। जैसा आपने कहा था, हमने आपके ऑर्डर्स को पूरी तरीके से फॉलो किया है। साथ ही साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि यहाँ आसपास कोई भी सिविलियंस नहीं है। और वहीं जो अपना राहुल होता है वो बोलता है कि ओके, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। और ये लोग अपने टेलीपैथिक पावर्स की मदद से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब उसके बाद जो राहुल होता है वो अपनी साइकोकाइनेसिस वाली पावर्स का यूज करते हुए जितने भी वहां पे उसके घायल जख्मी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को हवा में उड़ाता है और बर्नार्ड के पास भेज देता है। वो बोलता है कि बर्नार्ड, इन सबको श्राइन में ले जाओ और इनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाओ। उसके बाद राहुल अपनी इन्वेंट्री खोलता है और अपनी सोर्ड निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पे जितना भी कूड़ा हो रखा है मैं उसको खुद अपने हाथों से साफ करूंगा। अब उसके बाद हमें थोड़ा बताया जाता है रेंडाल विस्काउंट के बारे में। हमें पता चलता है कि ये जो रेंडाल फैमिली होती है वो सिमिलर होती है एस्टन फैमिली की तरह। और ये लोग रूबन किंगडम के 5 वॉरियर फैमिलीज में से एक फैमिली है। लेकिन जो रेंडाल फैमिली वाले हैं उनकी एस्टन फैमिली के मुकाबले में जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। एस्टन फैमिली की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हमें पता चलता है कि जब 4 वॉरियर फैमिलीज को रीऑर्गेनाइज किया गया था तो जो 5वीं वॉरियर फैमिली थी जिसका करंट लॉर्ड था फैमिली का विस्काउंट हडसन डी रेंडाल, उसने सोर्ड मास्टर स्टेज को हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें भी वॉरियर फैमिली में गिना जाता है। लेकिन एक फैमिली जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हिस्ट्री है उसकी वजह से अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग गया। उन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रेट नाइट्स को प्रोड्यूस किया, रिस्पेक्टेड कंट्रीब्यूशंस, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए, और साथ ही साथ अपने अपोनेंट्स को भी क्रश किया। और जो अपोनेंट्स थे उन्होंने इनके ऊपर टारगेट किया। और अब जो इनका टारगेट है वो है एस्टन काउंटी। एस्टन फैमिली ने बहुत लंबे समय से कोई भी अपना सोर्ड मास्टर प्रोड्यूस नहीं किया है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी रिस्क नहीं है कि इस फैमिली को एजिटेटर दिया जाए। जो एस्टन फैमिली का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। और जो इन 2 फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो रेंडाल फैमिली वाले हैं वो एस्टन फैमिली को एक्वायर करना चाहते हैं। हमें पता चलता है कि रेंडाल फैमिली ने ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टार्ट किया और सभी लोग यही चाहते थे कि जो रेंडाल विस्काउंट वाले वो लोग इसको जीतें, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा सोर्ड मास्टर्स हैं। और जो रेंडाल के पीपल हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा सब कुछ दोबारा होगा। वहीं रेंडाल फैमिली का जो एक बेटा होता है वो राहुल की पावर्स को देखकर बोलता है कि आखिर इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा कैसे है और इसने आखिर हवा से सोर्ड कैसे निकाली। अब क्योंकि इसको तो नहीं पता है कि राहुल के पास सिस्टम जैसी भी कोई चीज़ है। अब उसके बाद जो राहुल होता है वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो उसके बाकी के सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ पे बोलते हैं कि यंग मास्टर ने कहा है कि वो उन सब को खुद से संभाल लेंगे, तो सारे के सारे लोग अपनी सोर्ड्स को नीचे रख सकते हैं। वहीं जो अपना एक बंदा होता है वो बोलता है कि क्या वो सच में अपनी सोर्ड्स को नीचे रखने जा रहे हैं? ये सच में बहुत ज़्यादा इंसेंट है।
वहीं जो रैंडान फैमिली के बाकी क्लाउन्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम सच में खुद से हमसे फाइट करने जा रहे हो। ये लोग राहुल से बोल रहे होते, वो लोग बोलते हैं कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, तुम यहाँ पर अपने सोल्जर्स को बुला सकते हो। लेकिन राहुल उसके ऊपर अटैक करता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं। उसका भाई उससे बोलता है कि हे किले, क्या तुम सही हो? और फिर उसके बाद बोलते हैं अपने नाइट से कि तुम बास्टर्ड्स, आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, चलो फाइट करो। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम का जो मेन नाइट होता है वो बंदा बोलता है कि मुझे लगता है अब मैं ऐसे बैठा नहीं रह सकता हूँ। मैं अभी तक शांत इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं एक 15 साल के बच्चे को बुली करूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने फाइट ज्वाइन नहीं करी तो मेरे सारे के सारे कॉमरेड्स मारे जाएंगे। इस पार्ट को यही एंड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस, इस सीरीज को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम जो सीरीज कंटिन्यू करेंगे उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप चाहते हैं हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करें तो लाइक टारगेट कंप्लीट होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।